एक राजा की बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। वह बड़ी ही घमंडी थी। राजा ने जब उसकी शादी के लिए राजकुमार को पसंद किया तो उसने उस राजकुमार में कमियां निकाल दी और कहने लगी कि वह उसके लायक नहीं है। इस तरह से राजा ने उसके लिए कई राजकुमार देखे, लेकिन उसने सबको नापसंद कर दिया। कुछ न कुछ कमी निकाल कर राजा उसके घमंडी स्वभाव से बड़ा परेशान था। एक दिन वह दरबार में बैठा था। राजा के वजीर ने राजा से पूछा, क्या हुआ महाराज, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। राजा ने कहा कि मेरी बेटी के घमंडी स्वभाव से मैं बड़ा परेशान हूँ। जिस भी राजकुमार को मैं उसके लिए पसंद करता हूँ वह उसमें कुछ न कुछ कमी निकाल कर उसे नापसंद कर देती है। मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। तब राजा के मंत्री ने कहा कि महाराज, क्यों नहीं आप राजकुमारी का स्वयंवर रख देते। स्वयंवर में बहुत से राजकुमार अलग अलग राज्यों से आएंगे, तो उन्हीं में से जिसे राजकुमारी अपनी मर्जी से पसंद करेगी उससे आप उसकी शादी कर देना। राजा को उसकी बात समझ में आ गई। राजा ने मंत्री से कहा कि आसपास के सभी राज्यों के राजकुमारों के पास राजकुमारी की स्वयंवर का निमंत्रण भेज दिया जाए। 2 दिन के बाद राजकुमारी का स्वयंवर होगा। मंत्री ने सबके पास निमंत्रण भेज दिया। स्वयंवर के दिन सभी राज्यों के राजकुमार राजा के महल में आ गए, अपने अपने आसन पर बैठ गए। फिर राजा ने अपनी बेटी को राज दरबार में बुलाया तो वह अपनी सखियों के साथ राज दरबार में आई। राजा ने उससे कहा कि तुम जिसे पसंद करके वरमाला डालोगी मैं उसी से तुम्हारी शादी कर दूंगा। राजकुमारी ने कहा, ठीक है। राजकुमारी पहले राजकुमार के पास जाकर खड़ी हो गई, ऊपर से नीचे तक उसे देखा और फिर हंस पड़ी। वो राजकुमार थोड़ा मोटा था तो वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी कि यह तो ढोल की तरह है। फिर आगे बढ़ी तो दूसरे राजकुमार को जब उसने देखा तो वह थोड़ा लंबा था। उसका भी उसने मजाक बना दिया कि यह तो ताड़ के पेड़ की तरह लंबा है, यह भी मेरे लायक नहीं है। ऐसे ही तीसरे के पास गई तो उसे बौना बताकर उसे भी नापसंद कर दिया। इस तरह से वह सभी राजकुमारों के पास जाकर सब में उसने कुछ न कुछ कमी निकाल दी और कहने लगी कि ये मेरे लायक नहीं हैं। फिर आखिर में एक दाढ़ी वाला राजकुमार बैठा था। जब वह उसके पास गई तो वहाँ जाकर खड़ी हो गई और उसकी दाढ़ी मूछ को देखकर उसका मजाक बना दिया कि इसने तो अपने मुंह पर घास फूस उगा रखी है, यह भी मेरे लायक नहीं है। यह बात उस राजकुमार को चुभ गई पर वह कुछ नहीं बोला। राजा ने जब ये देखा कि इतने सारे राजकुमारों में भी उसे कोई पसंद नहीं आया तो राजा को गुस्सा आ गया और राजा कहने लगा कि मैं तुम्हारी शादी किसी राजकुमार से नहीं मरासी से करूँगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। यह बात सुनकर राजकुमारी कहने लगी कि मैं किसी मरासी से शादी नहीं करूँगी। पर राजा ने भरी सभा में वचन दिया कि मैं कुछ ही दिनों में अपनी बेटी की शादी एक मरासी से कर दूँगा।
वहाँ से सभी राजकुमार उठकर चले गए। कुछ दिनों के बाद राजा के महल के पास से एक मरासी गाना गाते हुए जा रहा था। महल की खिड़की से राजा ने उसे देखा तो सिपाही को उसे बुलाकर लाने के लिए कहा। सिपाही उसे बुलाकर ले आया। राजा ने उसे देखा और फिर कहा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मरासी ने कहा कि आप मुझसे अपनी बेटी की शादी क्यों करेंगे? राजा ने कहा, मैंने वचन लिया है कि मैं उसकी शादी एक मरासी से करूँगा। मरासी ने कहा, ठीक है। राजा ने अपनी बेटी की शादी मरासी के साथ करने की बात जब उससे कही तो उसकी बेटी ने विरोध किया, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और उसकी शादी उस मरासी से कर दी। कुछ दिन महल में रहने के बाद राजा ने अपनी बेटी से कहा कि अब तुम इस महल में नहीं रह सकती हो, अपने पति के साथ अपने घर चली जाओ। राजकुमारी को ने चाहते हुए भी महल छोड़कर मरासी के साथ जाना पड़ा। चलते चलते वे एक शहर में पहुँचे। वहाँ पर बहुत ही सुंदर बगीचा था जिसकी देखते ही शोभा बनती थी। उसमें तिलिस्म झरना बह रहा था और एक सुनहरी पेड़ था। पंछी चहचहा रहे थे। उसे देखकर राजकुमारी का मन मोह गया। वह मरासी से कहने लगी कि ये बगीचा किसका है? ये तो बड़ा ही खूबसूरत है। मरासी उससे कहने लगा कि ये बगीचा उसी राजकुमार का है जिसकी दाढ़ी का तुमने मजाक बनाकर उसे शादी के लिए मना कर दिया था। यह सुनकर वह चुप हो गई। जब वे थोड़ी और आगे चले तो एक सुंदर शहर जो स्वर्ग से भी सुंदर था उसे देखकर राजकुमारी कहने लगी कि ये शहर किसका है? मरासी ने उस कहा कि ये शहर भी उसी राजकुमार का है जिसकी दाढ़ी का तुमने मजाक बनाया था। यह सुनकर वह फिर चुप हो गई। थोड़ी और आगे चले तो एक बहुत ही सुंदर महल जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी, उसे देखकर राजकुमारी ने कहा, ये इतना सुंदर और बड़ा महल किसका है? मरासी ने कहा कि ये उसी राजा का महल है जिसकी दाढ़ी को तुमने घास फूस कहा था। अब राजकुमारी कहने लगी कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैं उससे शादी के लिए हाँ कर देती तो इतने बड़े महल की मैं रानी बन जाती। वह अफसोस करने लगी। उसकी बातें सुनकर मरासी कहने लगा, अब तुम्हें किसी पराये मर्द के बारे में सोचने का अधिकार नहीं है। अब तुम मेरी पत्नी हो। किसी दूसरे के बारे में सोचना बंद करके मेरे साथ चलो। राजकुमारी चुप हो गई और मरासी के पीछे चलने लगी। फिर थोड़े समय के बाद वे एक झोपड़ी के पास पहुँचे। झोपड़ी को देखकर राजकुमारी कहने लगी, ये टूटी सी झोपड़ी किसकी है? मरासी ने कहा कि ये मेरी झोपड़ी है। तब राजकुमारी ने कहा, तुम्हारे दास दासी कहाँ हैं? तब मरासी ने कहा, न तो मेरा कोई नौकर है और न दास दासी हूँ है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ और तुम्हें भी अब से अपने काम अपने आप करने होंगे। मरासी उसे झोपड़ी के अंदर ले गया।
फिर उससे कहा कि मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ बना लो। राजकुमारी ने कभी खाना नहीं बनाया था। फिर मरासी ने खाना बनाने में राजकुमारी की मदद की। जैसे तैसे खाना बना तो दोनों खाकर सो गए। ऐसे ही 2-4 दिन बीत गए। फिर मरासी ने एक दिन उससे कहा कि अब घर में जो भी खाने पीने का सामान मैंने इकट्ठा किया था वो ख़त्म हो गया है। अगर हमें खाना खाना है तो तुम्हें भी काम करना होगा। यह कहकर वह उसके लिए टोकरी बनाने का सामान ले आया। राजकुमारी ने ये काम कभी नहीं किया था। जब वह टोकरी बनाने लगी तो उसके हाथों में छाले हो गए और टोकरी की सली खींचते खींचते उसकी उंगलियों से खून की धार बहने लगी। यह देखकर मरासी कहने लगा, रहने दो, तुमसे ये काम नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा काम देख लाऊंगा। दूसरे दिन मरासी सूत लेकर आया। उसे काटने के लिए कहा, लेकिन उससे यह काम भी नहीं हुआ। फिर मरासी उसके लिए कुछ बर्तन लेकर आया और कहा कि इन्हें बाजार में जाकर बेच आओ। राजकुमारी बर्तनों को लेकर बाजार में चली गई। खूबसूरत लड़की को बर्तन बेचते देखकर बाजार के बहुत से लोग उसके पास बर्तन खरीदने आ गए। उस दिन उसके सारे बर्तन बिक गए। दूसरे दिन मरासी ने उसे और अधिक बर्तन ला कर दिए। फिर वह बाजार में बेचने गई तो रास्ते में लेकर उन्हें बैठी थी तो वहाँ से घोड़े पर सवार एक सिपाही गुजरा तो उसने बर्तनों को ठोकर मार दी। सारे बर्तन टूट गए और वो कहने लगा कि खबरदार, आज के बाद रास्ते में बर्तन रखे। तो वह बड़ी उदास हुई और रोने लगी। फिर घर चली गई। मरासी ने उससे कहा कि क्या हुआ। उसने बताया कि एक सिपाही ने उसके सारे बर्तन तोड़ दिए और कहा कि खबरदार, आगे से रास्ते में बर्तन रखे। तो मरासी कहने लगा, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। उसने तो सही ही किया। रास्ता तो लोगों के आने जाने के लिए होता है। तुमने रास्ते में बर्तन क्यों रखे। फिर मरासी कहने लगा, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। कल मैं इस राज्य के राजमहल में जाकर तुम्हारे लिए कोई काम देख कर आऊँगा। अगर वहाँ कोई काम मिल गया तुम्हारे लायक। दूसरे दिन मरासी जब अपने काम से लौट कर आया तो उससे कहने लगा कि तुम्हारे लिए महल में बावर्ची जो खाना बनाने वाला है उसके सहायक की ज़रूरत है। तो तुम कल काम पे चली जाना और वहाँ से हमें 2 वक्त का खाना भी मिल जाएगा। इससे हमारा गुजारा हो जाएगा। राजकुमारी दूसरे दिन महल में पहुंच गई। खानसामा की खाना बनाने में मदद करने लगी। शाम को रोज़ खाना लेकर वह घर लौटती और दोनों वही खाना खाते। इस तरह से उनका गुजर चल रहा था। 1 हफ्ता बीत गया। 1 हफ्ते के बाद जब वह महल में गई तो उसने देखा कि महल की शानो शौकत देखते ही बनती है। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। खानसामा ने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए थे। शाम को जब वह घर लौटने लगी तो खानसामा ने उसे भी लजीज पकवान एक टोकरी में डाल कर दे दिए। उसे लेकर जैसे ही वह अपने घर महल से बाहर निकल रही थी जाने के लिए, एक रेशमी लिबास
पहने हुए आदमी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। वह एकदम से घबरा गई। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा थे जो बड़े ही रईस घरों से लग रहे थे। वह घबरा कर रुक गई और जब पीछे मुड़ी तो उस आदमी ने उससे कहा, तुम घबरा क्यों रही हो, ऊपर तो देखो। फिर उसने ऊपर देखा तो वह तो मरासी था जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। उसे शाही लिबास में देखकर वह हैरान हो गई और कहने लगी, तुम इस शाही लिबास में कैसे? तब मरासी ने कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही राजकुमार हूँ जिसका तुमने मजाक उड़ाया था और कहा था कि इसकी दाढ़ी तो घास फूस उगे हैं और ये मेरे लायक नहीं हैं। दरअसल मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने मरासी का वेश बनाकर तुमसे शादी की और तुमसे ये सब नौकरों वाले काम करवाए ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। तुम राजा की बेटी थी, इसलिए तुम्हें कोई काम करना नहीं पड़ता था, इसलिए तुम्हें बड़ा घमंड था। अब तुम्हें ज़िंदगी की असली अहमियत पता चल चुकी है और तुम्हारा घमंड भी ख़त्म हो गया है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन पहले तुम्हारे घमंड को तोड़ना चाहता था, फिर ही अपनी सच्चाई तुम्हें बताना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी सच्चाई तुमसे छिपाई। ये जो महल है वो मेरा ही है और आज के बाद तुम इसी महल में मेरी रानी बनकर रहोगी, क्योंकि अब तुम इस महल में रहने के लायक हो गई हो। तुम्हारा घमंड चूर हो गया है। उसकी बातें सुनकर राजकुमारी उससे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि आज के बाद वह कभी घमंड नहीं करेगी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।